मैं ये सोच रहा था कि आप कश्मीर पर सुनना चाहते हैं या सुनने जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं। और आपको आपको क्या लगता है क्यों फेमस है? आपने सुना है कुछ? किस लिए फेमस है? वहाँ की ब्यूटी के लिए है, वहाँ के आतंकवाद के लिए है ना, 370 के लिए है, डल लेक के लिए है, और क्या है, एप्पल के लिए है, और हाँ फिल्में होती थी, हाँ कभी होती थी, अब कोशिश तो है फिल्में तो बेसिकली मुझे सब्जेक्ट दिया था माय बॉन्डिंग विद कश्मीर, तो मैं उसकी टेक्निकल साइड, लीगल साइड, जो स्पीकर्स होते हैं ना, वैसे आपसे बात नहीं करूँगा। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से अपने आप आपको उस सवाल के साथ आप लोग शायद जुड़ जाओगे। जब मैं बहुत छोटा था, 10th 11th में, अब जब छोटे होते हैं इस हमारी बाद वाली जनरेशन के आप लोग, तो आपके घर में नॉर्मल केस में माँ और पिताजी बच्चे को कहते हैं कि करियर आपको करना है। आपकी जनरेशन करियर ओरिएंटेड है, किसी को MBA बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, जॉब करना है ना, मेनली तो यही होता है। तो हमारे वक्त वो करियर ओरिएंटेड लाइफ शुरू नहीं हुई थी उतनी जितनी आज है। तो हमें बुक्स दी जाती थी। मैं तो गांव से था, एक छोटे गांव से पुणे में आया। मैं पुणे के पास एक गांव था शिरूर। तो जब मैं पुणे में आया, जब गांव में था, तो गांव में तो खेती वो अलग ही दुनिया होती है। आप लोग में से मुझे लगता है कुछ गांव से भी होंगे। पुणे में जब आया, तो पुणे में मुझे कुछ लोग मिले, टीचर्स पढ़ने के लिए बुक्स देते थे। तो हम लोग उस वक्त भगत सिंह ऐसे अलग अलग बुक्स पढ़ते थे जो देशभक्ति की होती है। और हमारी एक कंसेप्ट बन गई जीने के बारे में कि हमें देश के लिए जैसे भगत सिंह ने किया है वैसे करना है। तो भगत सिंह तो हमें आइडियोलॉजिकली पता नहीं होता था उस वक्त। हमें भगत सिंह वो मूछ वाला और जो पिस्तौल रखता है बाजू में, उतना ही होता था। आज भी आपको पता नहीं होगा भगत सिंह क्या है। हमें भगत सिंह उतना ही पता है, वो है कि 23 मार्च को वो शहीद हुआ, उसने गोली मारी जिसने लाला जी को लाठी मारी थी, और भगत सिंह एक देशभक्त थे। इतना ही हमें पता होता है। तो उस वक्त हमें लगता था कि यही रास्ता है देश के लिए कुछ करने का, दुश्मन के साथ लड़ने का। तो क्योंकि दुश्मन हमें पता नहीं था, हम आर्मी में नहीं जा सकते थे, तो हमारे सामने गली में कोई टोपी वाला और दाढ़ी वाला होता था, तो कुछ लोग हमारे में से आकर कहते थे कि ये हमारा दुश्मन है। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी शुरू हुई। और क्योंकि मेरे घर में एक अलग माहौल था गांव में, और सिटी में आए तो अलग माहौल था। सिटी में अकल ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं। गांव में अकल थोड़ी कम होती है, प्रॉब्लम कम होते हैं। तो मैं कम प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ आ गया सिटी में। तो हमने एक 84 में वंदे मातरम संगठन नाम का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट था। तो पंजाब में उस वक्त, या कोई पंजाबी है? हाँ, तो आपको याद होगा पंजाब में एक वायलेंस का दौर शुरू हुआ था। 84 की मैं बात कर रहा हूँ, 1984 में। तो हमें लगा कि हम कुछ बोल नहीं सकते, तो एक पीस मार्च निकालेंगे और बात कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एज ऐसी थी कि पीस मार्च में भी हम चिल्लाने लग गए, और नारा हिंदू सिख भाई भाई चिल्ला रहे थे। पुणे में जब हम सड़क पर आगे गए, तो एक सिख भाई आगे आए और उन्होंने कहा कि आप चिल्ला क्यों रहे हो? तो हमने कहा कि हिंदू सिख भाई भाई है। तो कहा भाई है तो चिल्ला क्यों रहे हो? तो मैंने कहा भाई है इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो भाई होता है ना, उसको चिल्लाना नहीं पड़ता है। जो कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी पता है आपको, जिसका स्मेल होता है जो, तो उन्होंने कहा कस्तूरी को कहना नहीं पड़ता कि मैं कस्तूरी है, कस्तूरी की स्मेल से पता होना चाहिए कि मैं ये कस्तूरी है। उनके कहने का मतलब ये था, और हमारी ज़िंदगी का पहला लेसन ये था कि चिल्लाओ नहीं,
जो करना है कर कर दिखाओ। बाद में थोड़े आगे गए, पंजाब में वायलेंस था ही। जब पंजाब में गए तो एक गांव से, क्योंकि पुणे में जो लोग रहते हैं ना, इनको एक बड़ी अकड़ होती है, इनको लगता है कि दुनिया की सारी समझदारी हमारे पास है। तो हम भी जाके पढ़ाई करते थे, पूरी हिस्ट्री वगैरह पढ़ के। पंजाब में जब गए तो एक मार्च लेकर जा रहे थे रास्ते से, तो हम उसमें नारा दे रहे थे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। तो जो नॉर्मल केस में मूवमेंट करने वाले लोग होते हैं ना, इनको लगता है कि जो कुछ सारा दुनिया में अच्छा करना है वो हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता। और कहते वक्त ये कहते कि सारे देश की आवाज़ हम लोग ही है ना। लीडर आपने सुने होंगे, कोई एमपी होगा तो कहेगा मैं 10 करोड़ की आवाज़ बोल रहा हूँ, कोई कहेगा मैं 2 करोड़ की बोल रहा हूँ। तो हम भी वैसे बोल रहे थे कि हम ये देश की आवाज़ है, हम देश की रक्षा करने के लिए आए हैं। एक सरदार जी आगे आए, उनका नाम था सरबजीत सिंह भिंडर। उन्होंने कहा कि इस गांव से, उस गांव का नाम था फतेहगढ़ चुड़िया, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में है, पंजाब में। कहा कि आप तुरंत वापस जाइए, यहाँ बस से उतरकर मारा जाता है। क्योंकि बाल नहीं थे, तो पंजाब में तो बॉल नहीं, वो तो हिंदू, उस वक्त तो हिंदू सिखों में थोड़ी दरार भी आई थी। तो हमने कहा इतने अच्छे नारे दे रहे हैं, इतने भजन अच्छे गा रहे हैं, और आप हमें निकाल रहे हो। तो उसने एक सवाल पूछा, कहा कि आपके घर का कोई देश के लिए शहीद हुआ है? तो हम सारे साथियों से मैं पूछ रहा था, तो एक भी साथी के घर का कोई देश के लिए शहीद नहीं हुआ था। तो उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि हमारे यहाँ हर घर में एक जवान है या फौजी को हम मदद करते हैं। उस वक्त बॉर्डर नज़दीक थी गुरदासपुर से, तो हम फौजी भाई को मदद करते हैं। तो आप, ऐसी जो बातें थी, धीरे धीरे हम रियलाइज़ करते गए कि हमारी देशभक्ति जो है, जो भी हमारी देशभक्ति की जो समझते हैं, वो हमें बोल कर नहीं कर कर दिखानी पड़ेगी। हमारा एक साथी 1988 में पंजाब में बहुत बड़ा बाढ़ आया था। तो उसमें से एक सिख यूथ को बचाते बचाते खुद भी उसमें शहीद हुआ। उसकी शहीद होने के बाद वहाँ के लोगों ने पूछा कि यहाँ अगर सिख मरता है तो उसकी अखंड पाठ किया जाता है, उसका भोग होता है। हिंदू मरता है तो रामायण का पाठ किया जाता है। तो हमने सोचा कि ये लड़का हिंदू है, लेकिन हमने कहा कि अखंड, वो बड़ा मिलिटेंसी उस वक्त ज़्यादा थी उस एरियाज़ में, बियास अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने कहा कि हम अखंड पाठ जो होगा उसका करेंगे। तो एक दिन पहले जो बात छूटी थी, एक लड़का किसी को बचाने के लिए गया था, शहीद हुआ था। उस वक्त हमने एक मरजोड़ो शांति दल निकाला था कि जान पर उदार होने वाले यूथ का शांति दल। तो उस भोग को 20,000 से ज़्यादा लोग लोकल आ गए। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि एक क्रॉस सेक्शन का लड़का, वह हिंदू सिखों में दरार हुई थी, और एक हिंदू लड़का मरता है और वो उसके कहते हैं अपने माँ बाप को अकेला था, सिख को बचाते हुए गया। उसकी सिर्फ अखंड पाठ किया तो 20,000 लोग जमा हो गए। इसकी बड़ी चर्चा हुई। उस वक्त देश के वाइस प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा, सब जगह लिखा गया। बात दिखने में बहुत छोटी थी, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था। और मैसेज बड़ा तब होता है, बात छोटी रहने के बाद भी, जब वैक्यूम बड़ा होता है। तो हमें यह रियलाइज़ हुआ कि जोड़ने वाले मोमेंट्स का, जोड़ने वाली बातों का, जोड़ने वाले लोगों का इस देश में वैक्यूम है। पंजाब में हम काम करते थे, गांव गांव में जाकर बड़े किस्से होते थे। लेकिन पंजाब के वक्त ही कश्मीर जलना शुरू हुआ। तो हम छोटे तो थे एज में, लेकिन हमें लगता था कि हमारे सिवा देश की रक्षा कोई नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से दिमाग से नहीं गया था, अगर किसी ने हमें एडवाइस दी तब भी नहीं गया था। तो पंजाब शांत होने शुरू हुआ और कश्मीर जलना शुरू हुआ था। न्यूज़ आ रही थी कश्मीर में फायर हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। 1990, आप बच्चे हो लेकिन गुरुजी से पूछ सकते हो, गूगल गुरुजी सबसे बड़े गुरुजी आपके। तो 1990 में कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो हालात जब हमारी एक आकड़ थी या सोच थी, या वो भगत सिंह ज़्यादा पढ़ के हमें भी लगता था कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, और कुछ करने का मतलब क्या, तो शहीद होंगे हम लोग। अच्छा, शहीद होने का मौका मिलता ही नहीं था। तो हमें लगा कश्मीर में शायद जाकर हमें
ये मौका मिलेगा। तो मैं, मेरे साथी, मेरी 1990s में शादी हुई और सेकंड डे मैंने कहा कि हम जाएंगे घूमने के नाम पे। हमें मिलना था लोगों से, लेकिन हम बोल तो नहीं सकते थे कि हम लोगों से मिलने के जा रहे। कर्फ्यू होता था, बड़ी हालत ख़राब थी। तो मैं जब जम्मू में आया तो जम्मू में जितने मिले उन्होंने सब ने कहा कि आप जाइए नहीं कश्मीर, कश्मीर में जाओगे जिंदा वापस नहीं आओगे। बहुत लोगों के एडवाइस के बाद हम लोग द्विधा में थे। बाहर निकला, जम्मू में बस अड्डे पे आया तो वहाँ बस वाले चिल्ला रहे थे, कोई ट्रैवल के लिए, सफ़र के लिए लोग नहीं थे। कह रहे थे श्रीनगर, वो चिल्लाते ना गांव में, ओ चले चले श्रीनगर, 50 रुपये 20 रुपये जो कुछ होगा। तो एक गाड़ी में सारे लोग जमा होकर, हम 3 थे और 10-20 जमा हो गए, बैठ गए। थोड़ा आगे गए, हमारे सामने वाले सीट पे एक फैमिली बैठी थी। उसमें से एक बहन जी उठकर आए मेरी वाइफ के पास। उन्होंने कहा कि आप हिंदू हो? तो हमने पूछा आपको कैसे पता? कहा आपके सर पे बिंदी है ना, तो हमें पता चला हिंदू है आप। तो हमने कहा हाँ हिंदू है। कहा जाइए नहीं, वापस लाश आएगी आपकी। तो हमने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा हम कश्मीरी पंडित हैं। तो पूछा आप क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले हमने घर बार छोड़ा, सारे जम्मू में आ गए माइग्रेट होकर। तो वहाँ हमारे घर का कुछ सामान और एक कुत्ता था हमारा, और वो बड़ा, इस मौसम के इसमें हमने उसको प्यार से, हमारे बच्चे उसके सिवा रह नहीं सकते। तो मैंने पूछा कि एक कुत्ता है आपका और हालात ख़राब है, सामान तो छोड़ दीजिए, तो उसको देखने के लिए आप जा रहे हो? उसने कहा हाँ जी। तो हम सोच रहे थे कि अपने, जिसके साथ हमारा लगाव होता है, जिसके साथ हमारा एक अटैचमेंट होता है, वो अगर इंसान नहीं भी रहा, एनिमल भी रहा, तब भी हम उसके लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। तो एक फैमिली अपनी जान खतरे में डालकर कुत्ते को मिलने के लिए कश्मीर जा रही थी, मिलने के लिए, देखने के लिए कहो। तो फिर हम अपने देश के लोगों के लिए अपनी जान भी थोड़ी खतरे में डाल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम गए, लोगों से मिले, बहुत हालत ख़राब थी। उस वक्त एक था कि अगर कोई बाहर से आता था तो आर्मी कैंप या सीआरपी कैंप में कहना पड़ता था कि हम लोग पुणे से आए, हमारा नाम ये है, हम अंदर जा रहे, और जो शिकारे वाला था उसका नाम लिखना पड़ता था। तो रात को हम चले गए, सुबह जल्दी के चक्कर में शिकारे वालों ने पुलिस को नहीं बोला। 8-10 घंटे हो गए, एक तो टूरिस्ट थे ही नहीं, जो 2-4 टूरिस्ट, इनको लगा किडनैप तो नहीं हो गए। तो शाम को आर्मी वाले, वो सीआरपी वाले उसको ढूंढते चले गए अंदर, डल लेक के अंदर, उसको पकड़ के बड़ा पीटा और कहा कि टूरिस्ट को आप लेकर गए, हमें इन्फॉर्म नहीं किया सुबह जाते वक्त। तो उसने कहा नहीं जी, गलती हो गई। तो सबको लगा कि ये इन्फॉर्मर है, वो जो शिकारे वाला था वो इन्फॉर्मर है। वहाँ के लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। तो हम सोच रहे थे कि हम कहते हम जाएंगे नहीं कश्मीर, वहाँ तो लोग रहते, अपने लोग रहते हैं। ये हमारी शुरुआत थी 1990s में। थोड़ा आगे आ गए, लेकिन वो अंदर वाला भगत सिंह पूरा गया नहीं था, वो बीच में बाहर आता था, वापस अंदर जाता था। तो भगत सिंह बाहर आता है, तो हम लोगों ने एक बार प्लान किया, ये सारे हमारे लोग दुखी हैं, पाकिस्तान का झंडा हम जलाएंगे। तो अब झंडा जलाएंगे, ये तो आपको पता है कि क्रेज होता है ना यूथ के दिमाग में। तो झंडा जलाएंगे, देखेगा कौन हमारा झंडा जलाने की? तो लाल चौक में हम जलाएंगे। तो प्रेस वाले सबको हम जाके मिलके कह रहे थे कि आपको बड़ा न्यूज़ मिलेगा जी, आप आ जाइए लाल चौक। लाल चौक गए, ये 94 की बात है, बात की वाली। तो लाल चौक में आर्मी का एक कैंप था, वहाँ हमने पूछा चिल्लाकर, फौजी भाई। तो अंदर से एक आदमी बाहर आया, तो उन्होंने पूछा क्या काम है? कहा कि हम महाराष्ट्र से आए हैं। तो उसने कहा मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम दत्तोबा पवार है। तो आप क्यों आए हो? तो हमने कहा कि ये पाकिस्तान वाले बड़ा ख़राब कर रहे माहौल, हम उनको मैसेज देने आए हैं। तो उन फौजी भाई ने पूछा कि मैसेज कैसे दोगे आप? तो हमने कहा ये पाकिस्तान का झंडा जलाएंगे और पाकिस्तान को सिखाएंगे, उनको दिखाएंगे कि यह देखो क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये एक झंडा जलाकर पाकिस्तान को मैसेज कैसे जाएगा, मतलब झंडा तो अब यहाँ जलाओगे। तो हमने कहा नहीं, प्रेस वाले हैं,
अब उस वक्त तो प्रेस वाले नहीं आते तो झंडा जलाने का प्रोग्राम तो कैंसिल। तो उसने कहा कि देखो अब मैं आर्मी में काम करता हूँ, 24/7 यहाँ खड़ा रहता हूँ। यहाँ बंकर में उस वक्त बाथरूम भी नहीं होते थे, हमें बाथरूम के लिए जाना है तब भी जान का खतरा होता है। आप लोग यहाँ आते हो, 10 मिनट के लिए आपको प्रोग्राम करोगे, इसकी न्यूज़ आएगी, आपको इनाम मिलेंगे, आपके बड़े स्पीच रखे जाएंगे, अखबार में आएगा, लेकिन हम लोग जो आप वहाँ करते हो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है आर्मी वालों को। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आप जो करोगे उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। ये एक आर्मी वाले का बयान था जो मराठी था। उसने कहा कि मैं आतंकवादियों से डरता नहीं हूँ, लेकिन आप जो कर जाओगे उसके बाद जो माहौल ख़राब होगा वो हमें फेस करना पड़ेगा। तो हमारा सफ़र ऐसे चलता था, हम जाते थे, लोगों से मिलते थे। 98 में हमने एक संत सूफी संदेश यात्रा निकाली। इसमें अन्ना हजारे जी से लेके देश भर के काफ़ी लोग आए, हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे। तो हमारे कश्मीर के साथ लगाव जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसलिए बढ़ रहा था कि वहाँ के लोग दुख में हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, थोड़ा भी कुछ करेंगे तो हमें खुशी होती थी। हमें लगता था कि ये हमारे लोग हैं। जब मैंने आपको बात कही जब एक फतेहगढ़ चुड़िया की जो बिल्डर की, तो उसने हमें कहा था यहाँ से चले जाओ आप। तो उस वक्त हमने कहा था कि अगर हमारी माँ बीमार होती है, भाई बीमार होता है, तो बेटा जब आता है तो इलाज तो डॉक्टर करेगा, लेकिन हमारे यहाँ माँ अपने बेटे को देखकर भी ठीक होती है। हमारा इमोशनल देश। अमेरिका में माँ बीमार होगी तो बेटा कहता है ये सारा ख़त्म कर दो, मैं 2 दिन से आऊँगा। इमोशंस रहते नहीं वहाँ पर, मतलब एक कहा जाता है। तो हमने कहा कि आप हमारे भाई हो इसलिए हम आए हो। तो जो हमें जा कह रहा था शुरू में, वो कहा कि आपको कौन यहाँ क्या करेगा, हम देखेंगे अभी। तो ऐसे सारे किस्से लेकर मिलिटेंट वारदातें, हालात ख़राब। एक जगह फिर वो हमें किडनैप करने की कोशिश की गई। तो यूसुफ जमील नाम के जर्नलिस्ट आज भी है, उनका नाम अखबार में आता है, उस वक्त BBC के थे। फिर आर्मी ने हमें उठाकर वहाँ से बाहर निकाला, कहा कि आपको आज किडनैप होना था। 95-97 फिर हमने संत सूफी संदेश यात्रा निकाली। उसके बाद बीच में कारगिल वॉर हुआ। तो कारगिल वॉर जब हुआ तो सारा देश जवानों को मदद कर रहा था। तो सरहद नाम की हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया कि देश जवानों को मदद कर रहा है, हम उनको मदद करेंगे जवान जहाँ रुकते हैं उसके इर्द गिर्द वाले एरिया जो है जहाँ पाकिस्तान के द्वारा नुकसान हुआ है, वहाँ के सिविलियन के लिए हम मदद करेंगे। ये मदद बड़ी मशहूर हुई, लोगों ने वहाँ एक्नॉलेज किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको कहा भी। तो उस वक्त हमें कश्मीर में जब जाते थे तो एक बात हमेशा देखते थे कि लोग कहते थे अच्छा आप इंडिया से आए हो, कुछ लोग, सारे नहीं। हमें बड़ा बुरा लगता था। तो हम गुस्से में कहते थे आपको पता है को इंडिया क्या है? बोलते क्या है इंडिया? तो हम कहते थे जो पैसे ना आपके हाथ में, 100 का नोट होता था ना, 50 का 100 का, कहते थे वो जो उस पर है ना वो नोट, वो इंडिया का है, वो जो गांधी है उनमें वहाँ से आए हैं हम लोग। हम गुस्से में बोलते थे, लेकिन हम लोग रियलाइज़ कर रहे थे कि हम इनको ये कहने के बजाय कि इंडिया क्या है, इनको इंडिया पता होना चाहिए। इसलिए हमने नो इंडिया नाम के टूर शुरू किए। नो इंडियन टूर जो थे, नो इंडिया का मतलब देश को आप जानिए। तो ये कश्मीरी बच्चे जब बाहर आने शुरू हो गए तो पहली बार तो इनको पता ही नहीं था कि घाटी के बाहर कुछ होता है। बच्चों ने ट्रेन नहीं देखी थी, बच्चों को सिर्फ क्या पता होता था तो फिल्में, वो तो वहाँ तो फिल्म के स्टूडियो भी जलाए जाते थे, उनको नाम पता था शाहरुख खान। वो घर में छुप छुप के देखते थे ना फिल्में, बड़े सारे देखते थे क्योंकि बर्फ़ बहुत होता है तो घर में उतना ही काम होता है। तो हम पूछते थे बच्चों को आपको किससे मिलना है? वो कहते थे जी शाहरुख खान को। हम शाहरुख खान को लाते थे, हम सलमान खान को लाते थे, हमने कभी एक बार ऋतिक रोशन को लाया। फिर हम कहते थे आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? बोलते वो बाल ठाकरे ना, उससे लगता है। तो हमने उनको बाल ठाकरे के घर में ही रखा। हुआ ये कि जिस एरिया में, कुछ एरियाज़ में, सारे नहीं, बच्चों के घर में शाहिद अफरीदी के फ़ोटो थे, फ़ोटो एज अ हीरो, उनके घर में शाहरुख खान के साथ फ़ोटो लगने शुरू हो गए। जो लड़का अपने घर में कुछ नहीं होता था वो मुंबई में आकर ऋतिक रोशन से मिला, इसलिए वो अपने गांव का हीरो बनना शुरू हो गया।
तो हमें रियलाइज़ हुआ जिसको देश जोड़ना कहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारे भाषण से जोड़ा जाए, वो ज़रूरी नहीं कि हम कहेंगे देश एक है, आपको पता है हमारी संस्कृति क्या है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। हमारी एक्शन क्या है, वो जिसको देश समझता है उसको उसका हीरो बना दीजिए। वो क्रिकेट खेलता है, सचिन से मिलवा लीजिए। तो ये एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा हुआ, नागपुर में भी हमने किया। नागपुर में आरएसएस, क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम जो होते थे इनको लगता था ये आरएसएस वाले बड़े आतंकवादी हैं, तो हमने उनके घर में बच्चों को रखा, सारे आरएसएस चीफ से लेके सारे, उस वक्त सुदर्शन जी थे। तो बच्चे कहते ये तो लगता नहीं आतंकवादी है, जैसे हमने जितना सुना है उतने बुरे तो लोग हैं नहीं है। तो हमें रियलाइज़ हो रहा था कि सिर्फ मिलने से, बोलने से हमारी सोच अगर बदलती है तो पाकिस्तान या हमारे दुश्मन या कुछ भी जो एजेंडा वाली एजेंसीज है वो ये कहती है कि भारत खराब देश है, हम कहेंगे कुछ नहीं, हम दिखाएंगे कि ये खराब नहीं अच्छा देश है। और सिर्फ दिखाएंगे नहीं, ये देश अच्छा भी है और तुम्हारा भी है। इंस्टेड ऑफ हम कहते कश्मीर हमारा है, तो हमने कहना शुरू कर दिया भारत तुम्हारा है। 2 लाइन का फ़र्क था। अगर मैं आपके घर में आ जाऊं और कहूँगी ये घर मेरा है, आप गुस्से में आ जाओगे। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा जो गाँव है वो आपका है, तो आपको लगेगा कि ये लोग कुछ बोल रहे हैं। उसका असर इतना बड़ा शुरू हुआ कि नो इंडिया टूर पूरे देश में पॉपुलर हुए। बाल ठाकरे जी के पास जब बच्चे गए तो बाल ठाकरे जी ने पूरे प्रेस को बाहर, तो पूछने लग गए बच्चों को आपको हीरो कौन सा अच्छा लगता है। एक लड़के ने कहा शाहरुख खान, एक ने कहा सलमान खान, एक ने कहा आमिर खान। बाल ठाकरे बड़े गुस्सा हो गए, बोलते मैं आपको हीरो का नाम पूछ रहा हूँ, सारे खानों का नाम बोल रहे हैं आप, कोई ऋतिक रोशन अच्छा नहीं लगता आपको। तो उसमें से छोटा बच्चा था 4 साल का, उसने खड़ा रहकर कहा बाला साहब इसमें से कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानी हैं। और आज ही हमें, उस वक्त शाहरुख खान ने, 4.5 साल का बच्चा है, समझिए उसकी अकल क्या है, उसको एक कैसेट गिफ्ट दिया था, वो पिक्चर आया था दिल है हिंदुस्तानी। तो उसने कहा कि मुझे आज शाहरुख खान ने कैसेट गिफ्ट दिया है दिल है हिंदुस्तानी। तो जिनके आप नाम ले रहे हैं वो सारे हिंदुस्तानी खान है, पाकिस्तानी कोई नहीं है। ये न्यूज़ पूरे देश में आ गई। बाद में बाहर बच्चों को पूछा मीडिया ने आप किससे मिले, उसने बाल ठाकरे। आपको पता है बाल ठाकरे दंगे करते बड़े खतरनाक है। उस बच्चे ने कहा ऐसा कुछ लगा तो नहीं हमें, वो हमारे दादा जैसे हमें लग रहे थे। ये न्यूज़ आई, कश्मीर में बड़ा हंगामा शुरू हो गया है, बोलते ये देखो जी। लेकिन ये बच्चे मैसेंजर्स के तरह काम करना शुरू हो गए। फिर हमने रियलाइज़ किया कि 200-300, और खासकर हम ऑर्फन बच्चे लेते थे। ऑर्फन इसलिए कि जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं वो वैसे भी उनके माँ बाप उनको कहते हैं मिलिटेंट मत बनो। जिसको कोई नहीं होता है उसकी मिलिटेंसी के पास जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्हीं बच्चों को हम लेकर बाहर समुंदर से लेकर सब जगह लोगों के घर में रखते थे। ये मोमेंट इतना पॉपुलर होने के बाद हमने तय किया कि एक बच्चा अगर 1 महीना बाहर आकर भारत के बारे में एक अच्छी बात बोलता है, तो अगर ऐसे कुछ बच्चे हम पुणे में लाकर इनको पढ़ाएंगे तो शायद ये बच्चे वापस जाकर मैसेंजर के तौर पे काम करेंगे। मेन टाइम हमने रियलाइज़ किया कश्मीर की इंडस्ट्री बन गई है। कश्मीर के नाम पे बड़े फ़ोटो आना, न्यूज़ आना, ये बड़ा, और कश्मीरियों को भी लगता था कि हम लोग बड़ी सेलिंग की चीज़ है। एक छोटी बच्ची आकर मुझे कहती है सर हमारे नाम पे तो बड़े पैसे मिलते होंगे आपको। तो मैंने कहा बेटे आपको कैसे पता, नहीं कश्मीरी का तो सारा प्रॉब्लम भी बेची जाती है ना। और दूसरा, वो छोटी बच्ची या छोटे बच्चे जब हमसे बात करते थे तो उनकी जहन में ये यहाँ कोई कश्मीरी है क्या, कोई कश्मीरी है यहाँ नहीं। तो उनके जहन में एक बात थी कि हम लोग सेलिंग के लायक लोग हैं। हमारी प्रॉब्लम हो, हमारी खूबसूरती हो, हमारे लोग हो, हमारा टूरिज़्म हो, इन सारी बातों को धीरे 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 हम लोग देखते गए। फिर 2004 में हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप कुछ बच्चे आप दीजिए। कारगिल वॉर के बाद 37 बच्चे हमने कारगिल वॉर से लिए। उसमें से जिसने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया था कारगिल वॉर का वो एक शेरपा था, आपने सुना है उसका? ये पता है आपको कारगिल वॉर का इन्फॉर्मेशन किसने दिया था?
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया था एक शेरपा था। हमारी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, कोई हमारा सीआईडी आईबी कोई नहीं था, रॉप आर्मी कुछ नहीं थी। देने वाला एक शेरपा था, उसका नाम था ताशी नामग्याल। तो उसने क्या कहा, मेरे बेटे को पढ़ाओ। जो सौरभ काले की जिसने बॉडी लाई वो पोर्टर थे, पोर्टर समझते हमाल। उसने कहा कि हमारी बेटी को पढ़ाओ। तो लोगों की मांगे बहुत छोटी छोटी थी और हमारे बड़े बड़े दिल्ली में कह रहे थे पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो 10,000 करोड़ के हमें बोफोर्स तोप लेने हैं, वेपन्स लेने हैं, हज़ारों लाखों करोड़ के वेपन्स लेने, तब हम। तो हम उस वक्त ये सोच रहे थे कि एक शेरपा आगे आकर इंफॉर्मेशन देता है तो 10 बोफोर्स जो काम नहीं कर सकती वो काम एक शेरपा करता है। इंडियन हिस्ट्री में खासकर कश्मीर में आपने मकबूल शेरवानी का नाम सुना है कभी किसी ने? मकबूल शेरवानी जिसने पाकिस्तानी जब हमला हुआ था तो उसको रास्ता गलत दिखाया। जितने भी इंफॉर्मेशन 65-71 से लेके सारे हमारे शेरपाओं ने दिए, बकर वालों ने दिए, कुल फकीर ने दिए। तो हमारा कुल फकीर जो होता है वो मांगता है 3,000 रुपये महीना और एक बोफोर्स तोप मांगती है 2,000 करोड़। तो हम 2,000 करोड़ तो दे देते हैं, लेकिन वो जो शेरपा और बकर वाले उसकी बेटी को पढ़ाने में हम कंजूसी करते हैं। हमने ऐसे सारे बच्चों को लिया और हमने सोचा कि ये बच्चे जो है ये बच्चे आगे जाकर कुछ करेंगे। तो हमारा बॉन्डिंग धीरे धीरे शुरू हुआ। तो कश्मीर क्योंकि इंडस्ट्री बन गई है, वहाँ से लोगों को लगता था कि हमें खतरा है, वो हमारे खिलाफ कुछ करते थे। जैसे पंजाब में हमें 2 बार मारने की कोशिश की गई। गोल्डन टेम्पल में एक बार हमला होता तो हम 36 लोग थे, अंदर गए तो वहाँ पर हमारे अटेम्प्ट होते होते हम बच गए। और 2 बार पंजाब में हुआ था तो कश्मीर में भी ये हुआ। यहाँ मीन टाइम यहाँ के लोगों को लगने लग गया कि ये जो कश्मीर के साथ काम करने वाले लोग हैं ये लोग ये कुछ कश्मीर से लोगों को बाहर लाते हैं, ये गलत है। यहाँ भी मेरे ऊपर एक बम ब्लास्ट किया गया। तो एक पार्सल जब भेजा 1 साल पहले तो वो पार्सल का ब्लास्ट फूटने के बाद 3 लोग सीरियस इंजर्ड हो गए। तो स्कूल के नाम से भेजा था। मैं ये सोच रहा था कि जो लोग जोड़ने की बात करते हैं उनके खिलाफ बोलने वाले लोग अगर मेरे साथ पर्सनल कोई दुश्मनी तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन एक स्कूल के नाम से आप बम भेज कैसे सकते हो? किसी हॉल के नाम से बम कैसे भेज सकते हो आप? तो मतलब ये एक मेंटेलिटी होती है कि इनोसेंट्स को मारना ये मिलिटेंसी और टेररिस्ट का टारगेट होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होता है। वो आज भी है। आज देखिए कश्मीर में 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, लेकिन आज भी मिलिटेंट्स का हो या किसी एजेंसी का हो या किसी का भी सॉफ्ट टारगेट होता है इनोसेंट लोग। लेकिन वहाँ के इनोसेंट लोग कैसे जीते हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है? मेरे पास एक जोगिंदर सिंह नाम का लड़का है, उसके घर के 15 लोग मारे गए। अगर मैंने उसको कहा महाराष्ट्र के किसी आदमी ने पार्टिसिपेशन भी किया होता कारगिल वार में तो उसको 1 करोड़ का फ्लैट मिलता, लेकिन ये जोगिंदर सिंह, इसके घर के 15, आप जाके गूगल पे देखिए, जोगिंदर सिंह डोडा से है। जब कारगिल वार चल रहा था तो वो लड़का अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, छोटे छोटे जॉब मांग रहा है। उसका भाई गोली उसके चेस्ट से यहाँ से पीछे चली गई। वो बेंगलोर में आज भी वेटर का काम करता है। तो शहीद होने वाला कोई भी हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे सीआरपी में हो, चाहे आर्मी में हो, वो तो अलग नहीं होता ना। शहीद तो शहीद होता है। और मरने वाला जो होता है वो चाहे कोई भी हो, उसकी माँ के जो आंसू होते हैं वो तो आंसू होते हैं ना माँ के। तो इस लाइन पे जब हम काम करना शुरू हो गए तो हमने रियलाइज़ किया कि अब देश को जोड़ने वाली बहुत बातें कम रही है, उसमें मेनली म्यूज़िक रही है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्रॉस, जब हमारा एक लड़का हिंदू शहीद हुआ और जब हमने सिखों का किया तो 15-20 हज़ार लोग आ गए। पूरे देश में वो चर्चा हुई कि जहाँ 200 लोग नहीं जमा होते, भाई भाई के लिए नहीं आता, वहाँ 20 हज़ार लोग जमा हो गए थे 30 साल पहले। 1988 की बात कर रहा हूँ मैं। आज हमारे वहाँ एक शमीमा अख्तर नाम की कश्मीरी मुस्लिम लड़की है, उसने 4-5 महीने पहले एक पसायदान गाया। पसायदान पता है आपको? संत ज्ञानेश्वर जी का। वो एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की पसायदान जब गाती है उसको 25 लाख सीट मिले। लता मंगेशकर को 24, उसको 25। एबीपी माजा के फेसबुक पे 13 लाख, अलग अलग जगह। तो पुलिस ने लिखा कि देखो एक लड़की आकर एक गाना कहती है और लोगों में जोड़ने की मूवमेंट शुरू होती है। तो ये एक लड़की आई इसलिए नहीं हुआ,
ये हुआ हमारे खून में जोड़ने वाली बात है। तो जो हमारे अंदर बात है वो अगर ठीक हुई तो हमारी एम्प्लॉयमेंट से लेकर सारी प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड है मिलिटेंसी से। अब कश्मीर पर बोलूँगा तो बहुत बोलने जैसा है। मैं एक बात कह के रुकता हूँ, आप 2-3 सवाल में जवाब दूंगा। आफ्टर 370 वो निकाला कि नहीं निकाला, मेरी खुद की सोच अलग है, लेकिन अगर निकाला भी है तो कम से कम इसको अपॉर्चुनिटी समझ के कश्मीरियों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए हमें आगे आना चाहिए था। वो हुआ नहीं। हम बोलते बहुत हैं, हम करते बहुत कम हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि 100 यूथ दीजिए मुझे तो मैं पूरे देश को चेंज कर सकता हूँ। आज हर कॉलेज में 100 यूथ तो हर रोज़ ओथ लेते हैं हम देश को ठीक करेंगे। देश ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसकी ज़रूरत है काम करने की। तो सरहद एक कोशिश कर रही है। आज हमारे पास 150 बच्चे हैं, हमने 185 है, 150 कश्मीर से है। हमने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं लिया, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लिया, क्योंकि सबको लगता है कि एनजीओ भी एक इंडस्ट्री बन गई है, एनजीओ में भी गवर्नमेंट आता है। तो हमने एक कोशिश की, जो आज हम लोग ऐसे मोड पे है कि हमारा बॉन्डिंग इतना मजबूत बन गया है कि हमारे कश्मीरी बच्चे जब हम जाते हैं, कभी मेरी वाइफ जाती है तो उनकी सिक्योरिटी कश्मीरी बच्चे करते हैं। अगर मिलिटेंट का हमला होने वाला रहा तो ये बच्चे कहते कि आप चले जाओ, जो हमला हुआ तो हमारे ऊपर होगा। जब 370 का आया 5 अगस्त को, तो मेरी वाइफ और 11 वो हर बार लोगों के घर में जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मर भी गए तो चलेगा, लेकिन आपको नहीं रुकना है। उन्होंने वहाँ से बाहर भेजा। ऐसी बहुत अटैचमेंट्स हमारी बच्चों के साथ हुई है। पुणे में सरहद काम करती है। अब कश्मीर ऐसा सवाल है, ऐसे इसके प्रश्न हैं, इतने एंगल्स है, मैं सारे एंगल के साथ तो बात नहीं कर सकता, टाइम भी कम रहता है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने कहा, मैं एक इमोशनल अटैचमेंट है मेरी इस सब्जेक्ट के साथ। मेरी एक बुक भी है, बॉन्डिंग इन कश्मीर, में 1-2 कॉपीज़ आपको दूंगा, वो आपको लाइब्रेरी में रख सकते हैं या आप इसको पढ़ सकते हैं। वो भी पूरी लिखी नहीं, क्योंकि हम पूरा सच बोल नहीं सकते, झूठ तो बोलना नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो कारवा हमने शुरू किया है वो बहुत बड़ा बन रहा है और ये असर कर रहा है, एक पॉजिटिव असर। तो आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे कश्मीर रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है 2-3-4 सवाल आप पूछे, मैं उसके जवाब। सबसे पहले तो आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। हेड्स ऑफ टू यू फॉर योर वर्क, और इतने ख़तरे में जो आपने काम किया। कश्मीर के इतिहास को पढ़ता रहा हूँ, 370 पर भी 35 पर बड़ा एक्टिव रहा, और सच में आपका जो वहाँ रोल है ये काबिल तारीफ़ है। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि रिहैबिलिटेट लोग करना चाहते हैं, और वहाँ 2 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। आप एक ब्रिज बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ब्रिज का जो दूसरा सिरा है ये मिलिटेंट्स के पास में है, या कहें तो, और ये भी एक मिलिटेंट नहीं, आप तो जानते हैं 36 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो ब्रिज आप या आप जैसे और चंद लोग जो काम कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये दोस्ती होगी फिर से? क्या हमारे लोग वहाँ जाकर पुनः बसेंगे? क्या ऐसा वहाँ कोई वक्त आएगा जब बिना मिलिट्री के और सरहदों पर अमन चैन होगा, वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक दोनों तरफ से होनी बंद होगी? ऐसा कुछ होप आपको दिखती है? लोगों का क्या परसेप्शन है वहाँ? देखो, कश्मीर की जो समस्या है वो 48 की नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी है। कश्मीर ने 2000 वर्षों तक पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल लीडरशिप किया हुआ है। ये ऋषि मुनियों की भूमि है। इसमें बहुत वर्जन्स है, मतलब यीशु ख्रिस्त जी ने भी वहाँ विजिट की थी, ये भी एक वर्जन है। उस पर मतांतरें बहुत है। तो ऋषि मुनियों की जो भूमि है, तो सौंदर्य, जो खूबसूरती होती है ना, तो जो खूबसूरत होता है तो उसकी तो गलती नहीं होती है वो। तो जब मतलब वो तो कहेगा ना कि मैं खूबसूरत हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। तो उसकी प्रॉब्लम खूबसूरती ये है, जो इंसान बहुत खूबसूरत होता है ना, वो बहुत लोगों को चाहिए होता है। तो मैं एक छोटा सा किस्सा कहूँगा। एक बार पुणे में एक ओलंपिक का मैच जीता था हॉकी में। तो जब टीम आई थी तो वो सब लोग चाहते थे कि ये टीम मेरे पास आनी चाहिए। तो 2-3 हज़ार लोग आ गए। तो जो 10-11 प्लेयर आए थे, तो 2 घंटे के बाद कोई मिल नहीं रहा था। हुआ ये था, जो प्लेयर जिसके हाथ में मिला वो उसको उठा के लेके गया।
कहा कि ये बड़ा खूबसूरत है, इसने मैच जीता है। अच्छा, पूरा भी नहीं उठाया, एक पैर इसके पास, एक पैर उसके पास, एक हाथ इसके पास, ऐसे उठा के लेके गए। 10-20 साल पहले ऐसे होता था। कश्मीर की हालत ये हुई है। सब लोग कश्मीर को चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये, हमें पता नहीं कश्मीरी क्या चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज यह है कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, कश्मीरी क्या चाहता है, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और रही मिलिटेंसी की बात, दुनिया की हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर में भी जितने लोग नहीं मरे उतने कश्मीर मिलिटेंसी में मरे हैं। आप इमेजिन कीजिए 1 लाख लोग मरे हैं, तो इतनी बड़ी वो इंसिडेंस वहाँ हुई है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी आपको अलग करनी पड़ेगी, रूटीन वाली नहीं। आपने इतना सुंदर काम किया वहाँ पर, आपने खुद नहीं सवाल किया, तो मैं जानना चाहूँगी कि कश्मीर सच में क्या चाहता है। यस, हाँ, ये कश्मीर क्या चाहता है। हाँ, अब ये बात, कश्मीर के बच्चों को मैं घर में लेकर रखा, 12 बच्चे मेरे घर में रहते थे। छोटा बच्चा दूसरे को जब मेरे घर में शुरू में लाया, तो एक बच्चा दूसरे को बोल रहा था, ये जो सर है ना, ये बड़ा चालाक आदमी है। तो दूसरे ने पूछा क्यों? बोलता हमारे नाम पे तो बड़े इनको पैसे मिलते हैं। तो दूसरे ने कहा नहीं यार, पैसे क्या? बोलता नहीं, नाम तो मिलता होगा, शोहरत तो मिलती होगी। तो तीसरे ने कहा नहीं जी। बोलता नहीं नहीं, खुशी तो मिलती होगी। तो हमारे लिए कोई भी दुनिया का इंसान सेल्फलेसली काम नहीं करता, ये कश्मीरियों की फीलिंग है। हमने ये दिखाने की कोशिश की कि हमें आपके नाम पर कुछ नहीं चाहिए। हमें कश्मीर को 80% सोशल वर्क नहीं चलता है, 100% चलेगा। तो हॉस्पिटलिटी तो कश्मीरियों के खून में है। कश्मीरी चाहता है उसकी जो इज्जत है, डिग्निटी। मैंने अभी मेरे पास एक है, जब 370 गया तो सारे बड़े लोग मीटिंगें कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि कश्मीरियों को डिग्निटी, उनको पार्टनरशिप, उनको लीडरशिप और उनकी जो आइडेंटिटी है हज़ारों सालों की, उसको इज्जत दो, कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें मिलिटेंसी बंद होगी क्या? नहीं होगी। देखो, उसकी जगह ऐसी कि मिलिटेंसी को हम डाइल्यूट कर सकते हैं। मिलिटेंसी, दुनिया में मिलिटेंसी कभी भी, खासकर कश्मीर की जो ज्योग्राफिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हम मिलिटेंसी का रेशो बहुत कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। कश्मीरी वैली के लोगों के अंदर, उनके डीएनए में दुनिया की लीडरशिप करने की कैपेसिटी है। उनको दबाइए नहीं, उनको लीडरशिप दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो तो उसके खिलाफ थे ही नहीं, वो तो एक पाकिस्तान का एजेंडा था। 90s में जो हुआ, पाकिस्तान का एक गेम प्लान था, क्योंकि जो बांग्लादेश बनाया था वो 4 कश्मीरी पंडितों ने बनाया था। एक इंदिरा गांधी खुद कश्मीरी पंडित थी, पीएन अक्सर, डीपी धर और ओएन कौल फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कश्मीर को तोड़ने की। अगर कश्मीर को जाना होता तो कश्मीरी पंडित 47 में भी 4% थे वैली में। एज रिलीजियस, जोग्राफिकल सिचुएशन, डिसीजन लेने की पावर और एक मुद्दा था, वो अगर यूज करते तो कश्मीर भारत के साथ नहीं आता, कभी कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाता। कोई कम्युनिकेशन हमारा था नहीं। हमारी जो जाते हैं, जम्मू से आप कभी गए हो तो आप देखिए मुजफ्फराबाद नज़दीक पड़ता है श्रीनगर से, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के लोग भारत के साथ रहे, क्योंकि उनका डीएनए जो है, कश्मीरियत जो है, कश्मीरियत है सूफीज़म, शैविज़म और बौद्धिज़्म का मिक्सचर है। और कश्मीरी पंडित जो है, उससे पहले भी ये बौद्धिज़्म का बड़ा सेंटर रहा है। दुनिया में बौद्धिज़्म जो गया अशोका के थ्रू, वो कश्मीर से गया है। शैविज़्म का बड़ा सेंटर रहा है। और जो शैविज़्म है, कश्मीरी पंडित आपने सुना होगा, मैंने इसलिए पूछा कोई कश्मीरी है क्या, ये दिवाली से ज़्यादा शिवरात्रि को मनाते हैं। ये पता है आपको? देखा है। ये शिवरात्रि होती है ना, ये शिव को मानते हैं। और शिव कहता है, शिव मूर्ति पूजा नहीं कहता है, शिव लिंग की पूजा होती है। शिव कहता है कि हर इंसान में भगवान है, सृष्टि में भी भगवान है, सब जगह भगवान है। एकेश्वरवादी है। इस्लाम एकेश्वरवादी है, शिव एकेश्वरवादी है, बौद्धिज़्म एकेश्वरवादी है, जैनिज़्म एकेश्वरवादी है। तो ये वहाँ सूट जब हुआ तो कश्मीरी पंडित उनका ही हिस्सा है। आप शेख अब्दुल्ला के जो दादा के पिताजी थे या दादा, वो सारे कश्मीरी पंडित ही थे। तो वो अलग है ही नहीं। जो सवाल है कि वापस वो दिन आएंगे कि नहीं, देखिए दिल्ली वाले और इंटरनेशनल जो हथियार बेचने वाले लोग हैं ना, कल को कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम हथियार लेंगे उनसे? आप मुझे समझाइए थोड़ा कि कश्मीर में शांति आ गई तो हमें 1-2 लाख करोड़ के जो वेपन लेने हैं वो तो कैंसिल करने पड़ेंगे ना। हम लेते क्या है?
फ्रांस से क्या लेते, इजराइल से क्या लेते, अमेरिका से क्या लेते। आप इंजीनियरिंग के बच्चे कभी स्टडी कीजिए, हमने अनाज मांगा है, गेहूँ लिया है वहाँ से, चावल लिए, जॉब्स मांगे, हमने तो हथियार ही लेने हैं ना। तो हथियार बेचने वाले लोगों का भी रोल इसमें है, रिलीजियस लोगों का है, बहुत ये मल्टीपल एंगल से कश्मीर प्रॉब्लम को। कश्मीरी इज्जत में बट्टा लगाने वाले कौन लोग हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन और उसके लिए सरकार या समाज के लोगों का क्या रोल हो सकता है। एक तो आप रोल अदा कर रहे हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन अदा कर रही है। इवेंट का टाइम खत्म हो गया, मूवमेंट का शुरू हुआ है अभी। अब कश्मीर में क्या होता है कि एक इवेंट हो गया, अखबार में आता है। अब आपने पहला सवाल क्या पूछा था? हाँ, नहीं, मैंने पहले इसका जवाब दिया था। मैंने कहा कोई खूबसूरत बहुत होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो सबका ध्यान तो उसके पास होता है ना, तो ये खूबसूरत होना उसकी गलती नहीं है। तो कश्मीर इतना खूबसूरत है कि जहांगीर नाम का एक राजा था, तो जहांगीर वो दोहराता था कि अगर फिरदौस बरोए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है। जहांगीर अपने पूरे स्टेट कश्मीर के लिए कुर्बान करने को तैयार था। मुगलों को कश्मीर चाहिए था, अकबर को कश्मीर चाहिए था, कश्मीर तो सबको चाहिए था। कश्मीरियों को भारत चाहिए कि नहीं, इसके लिए अगर काम करेंगे तो प्रॉब्लम, मैंने पहले भी कहा कि कश्मीरियों को फील आने दीजिए कि ये देश तुम्हारा है। 370 और 35 ये बहुत बड़े इशू नहीं है, क्योंकि 370 आया भी 35 है। अगर आपने स्टडी की है तो 1928 में टोटल लैंड होल्डिंग कश्मीरी पंडितों का था। कश्मीरी पंडितों की क्वांटिटी 3 to 4% थी, उसके बावजूद टोटल लैंड होल्डिंग कश्मीरी पंडितों का था अप टू 48 में लैंड रिफॉर्म एक्ट जब आया तब सबको लैंड बांटी गई, तब लैंड का बंटवारा हुआ। तो कश्मीरी, गांधी जी ने कहा था कि मुझे पूरा देश जल रहा था दंगों में, लेकिन 4% कश्मीरी पंडितों को वहाँ के मुस्लिमों ने कभी हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे अगर कहीं रोशनी नज़र आती है तो कश्मीर वैली से आती है। आज उल्टा हुआ है। अगर वो कहते हैं ना, अभी लोग कुछ पोएट कहते हैं कि अगर कहीं पर वो जहन्नुम है तो वो कश्मीर में है। लास्ट 2 सवाल। देखो, कश्मीर की आम जनता जख्मी है, जख्मी है ना, तो जख्मी इंसान को पहले जख्म ठीक करो, वो तो आपके साथ आएगा ही ना। अगर आप कहोगे कि पहले मेरे साथ आओ फिर जख्म ठीक करूँगा, वो नहीं आएगा। आप जब ऑपरेशन करते हैं ना डॉक्टर, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन के बाद उसको दूध देते, फ्रूट देते, उसको उसकी रिकवरी करते हैं ना, जो नुकसान होता है ऑपरेशन के बाद। हमारी सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि हम ऑपरेशन करने के बाद नुकसान करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर का 370 निकाला, ठीक है, निकल गया। निकलने के बाद हमने क्या की, बड़ी बड़ी बातें की, टीवी पर आया, कुछ नहीं हुआ नीचे। पुलिस के हथियार निकाले गए, 30,000 पुलिस के, जिन पुलिस इंफॉर्मेशन सिस्टम देने वाली एक ही सिस्टम है पुलिस। आर्मी कितनी भी आ जाए, आर्मी बेचारे जवान बिहार से जाते हैं, यूपी से, महाराष्ट्र से, उनको पता है क्या लाल चौक पे सामने घर में क्या है। लोकल पुलिस अगर आपके साथ नहीं है, लोकल लोग आपके साथ नहीं है, दुनिया के वार की हिस्ट्री पढ़िए आप, कभी भी लोकल लोग साथ नहीं रहे तो वो वॉर हम नहीं जीत सकते। मुझे लगता है लास्ट सवाल कुछ रहा तो पूछने दो। सर, वहाँ पे जैसे 105 दिन से ज़्यादा हो गया, 100 डेज से ज़्यादा हो गया, वहाँ की लाइफस्टाइल पूरी बंद है, इंटरनेट सेवा बंद है, तो वो आपने जैसा बोला कि कश्मीर क्या चाहता है, तो ये नेटवर्किंग साइट पूरा बंद है, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे? उसके पास कोई कम्युनिकेशन की सिस्टम नहीं। जब 5 अगस्त को 370 आया तो देखो बुरी बात क्या होती है, मैंने तो उस दिन भी बोला था, एक अनाउंसमेंट किया गवर्नमेंट ने कि सारे टूरिस्ट यहाँ से बाहर निकलो, सारे यात्री बाहर निकलो, सारे पढ़ने के लिए आए हुए बच्चे बाहर निकलो, सारे स्टूडेंट से लेके जो मजदूर होते हैं ना बिहार यूपी से, सब बाहर निकलो, और सिर्फ लोकल लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। आप सोचिए अगर हमारे साथ कोई ये करेगा तो हमारी फीलिंग्स क्या होगी, गुस्सा तो होगा ना। और आर्मी का प्रेजेंस इतना बड़ा, आर्मी वाले भी बेचारे वो तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देखो 10 मिलिटेंट को मारना आर्मी के लिए बहुत बड़े काम नहीं है, 50 मिलिटेंटों को मारना आर्मी के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन 50 मिलिटेंटों के साथ 50,000 लोग आना शुरू हो गए तो दिल्ली वाले या जो पॉलिसी मेकर है उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है।
हमारे देश में वो पॉलिसी चेंज करने वाले लोग हैं, प्रॉब्लम उनके साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि आपको सारे सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने हो सके मैंने दिए। मेरे पास 1-2 बुक्स है, मैं दूंगा आपको लाइब्रेरी में, या जैसे इसको आप कर सकते हैं। Yes, sir. Thank you so much, sir. On behalf of Orange City Literature Fest. सॉरी, एक किस्सा सिर्फ कहता हूँ। कश्मीरी क्या चाहते के बारे में पूछा। मेरे पास एक लड़का था, वो याद आया मुझे अभी, आशिक नाम का। उसके पिताजी बहुत बड़े मिलिटेंट थे, बहुत बड़े। उसकी जब उसको इनकाउंटर में मारा गया तो 5-10 हज़ार लोग गांव के निकले, कहे कि हम आर्मी पे हमला कर रहे हैं। तो उसकी जो वाइफ थी, मतलब वो हमारे यहाँ जो लड़का है उसकी माँ, उसने आगे आकर कहा कि पति मेरा मरा है, तुम मत आइए, जो करना है मैं देखूंगी, आपको नहीं जाना है। और मैंने एक मेरे पति को दिया है, मैं और 50 के पति को और बेटे को नहीं दे सकती। वो लड़का जब आया तो वो 5-7 साल के बाद उसको मिलिटेंट लोग ट्रैप लगा रहे थे, क्योंकि मिलिटेंसी को नज़दीक होता है, तुम्हारे बाप का बदला लेने के लिए आ जाइए। तो ये लड़का इंस्टेबल होता था, तो हमने एक बार कहा उसकी माँ को कि इसको लेके जाइए वापस। तो उसकी माँ ने जब उससे बात की तो उसकी माँ ने एक वर्ड कहा कि मैंने मेरे हस्बैंड को इसमें गंवाया है, तुम फिर अगर मिलिटेंट बनना चाहोगे तो पहली गोली मैं मारूंगी आपको। मुझे मेरा बेटा नहीं गंवाना है, तो हमें कुछ अच्छा करना है। ये जनरल फीलिंग मिलिटेंट्स के माँ की भी है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये जनरल फीलिंग्स, और ये सच स्टोरी है, मैंने बुक में भी लिखी है। So that's it. Thank you so much, sir. On the behalf of Orange City Literature Fest, we sincerely express our gratitude towards your acceptance for this session and knowledge shared with us. Thank you so much, sir.